हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होंगी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ साथ में हम कवर करते हैं कि एक और स्मॉल सा टॉपिक इसके साथ डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए देखते हैं व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स and network form present in cytoplasm in यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साथ जो ऑर्गेनेलीज है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, वो हमारे साथ सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये हमारे साथ चैनल्स है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये चैनल्स जो है पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साइटोप्लाज्म का स्केलेटन भी बनाता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म की स्केलेटन है ये भी बनाता है। ठीक है, ये भी उसमें से पार्टिसिपेशन करता है। एक वो ऑर्गेनेलिज है जो कि साइटोप्लाज्म का स्केलेटन बनाता है। तो हमारे साथ क्या है, यही एंडो का मतलब भी क्या है, इनसाइड। ठीक है ना। और प्लाज्मिक का मतलब ही है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब क्या है, नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क होता है चैनल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ जो मेम्ब्रेन इसके ऊपर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये बिल्कुल जो हमारे साथ पोरस न्यूक्लियस है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ये उसके साथ अटैच हो के वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ अगर हम इसको देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक सेल है। आई होप के पूरा सेल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ आपके साथ इसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस। मैं थोड़ा यहाँ इसको करता हूँ कि आपके साथ जो न्यूक्लियस है वो इस तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कि पोरस होती है, दरमियान में से इसके क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोरस होती है। तो इस तरह ये है आपके साथ न्यूक्लियस। ठीक है, इसके साथ ही अटैच में क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं।
जिसके ऊपर होते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपके साथ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ही आपके साथ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये आपके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है वहाँ तक फैला हुआ हो सकता है। तो हमारे साथ दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। टू टाइप्स हमारे साथ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक तो है हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम्स अटैच हो, टू विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, टू टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इसका स्मॉल फॉर्म RER। ठीक है, सेकंड होता है हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको हम कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो हमारे साथ रफ है, फर्स्ट वाला अगर हम देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, ग्रेन्युलर होता है। ठीक है, ये रफ, ठीक है, ग्रेन्युलर, दानेदार, टू विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड। हम कोशिश करेंगे कि हम राइबोसोम को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो यहाँ इस पर क्या होते हैं, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ करीब का पोर्शन है ऊपर साइड पर, यहाँ पे क्या जो ऊपर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के जो करीबी पोर्शन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है। ठीक है, तो ये आपके साथ हो गया RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, पूरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है जो कि अंदर के चैनल्स में जो सब्सटेंसेस है, साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस है उनसे सेपरेट रखते हैं, उसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, मेम्ब्रेन्स which separate inside channel substances from outside substances, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। ठीक है, तो हमारे साथ ये जो ऊपर पोर्शन है इसके ऊपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्निया। एक सिंगुलर इसका सिस्टर्ना है और इसकी प्लूरल जो है सिस्टर्नी।
अच्छा, ये तो मेम्ब्रेन की बहस हो गई, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मैं डिस्कस कर रहा था कि इसके ऊपर इस तरह राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये आपके साथ क्या है, राइबोसोम्स। तो इसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच है तो इसके फंक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके साथ, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, बॉडी में बहुत सारे सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोटीन है। और अक्सर जो मतलब इंजाइम्स है, इंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, ठीक है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो कि हमारे पूरी बॉडी को बनाया हुआ है, ठीक है, वो सेल से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और वो ये प्रोटीन बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल से बाहर जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन बनाएंगे जो सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेकंड क्या करता है, यानी पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। इसी प्रोटीन को पैक भी करते हैं ताकि ये फिर आगे जब ये जाके यहाँ इसके साथ गोल्जी बॉडीज़ होती है, गोल्जी एपैरेटस होती है, तो गोल्जी एपैरेटस में मज़ीद इसकी मॉडिफिकेशन होती है, थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बन गया तो गोल्जी बॉडीज़ में वो ग्लूकोज अटैच होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है या ग्लाइकोलिपिड बनता है। तो सारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है जो बाहर खारिज होते हैं सेल से, वो यहाँ पे बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये करते हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पे बनते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अगले गोल्जी एपैरेटस को या बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी आता है, ठीक है। अब दूसरी बारी आती है हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ जो सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके साथ इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ये फिर थोड़ा दूर का पोर्शन होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है आपके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसका भी अपना एक अपने फंक्शंस है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, उसकी तरह रफ नहीं होते हैं, सख्त किस्म के नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्मूथ, आपके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, स्मूथ, यानी स्मूथ किस्म के होते हैं, ठीक है। नॉन ग्रेनुलर, दानेदार नहीं होता है, उस पर वो राइबोसोम के दाने नहीं होते हैं, नॉन ग्रेन्युलर, ठीक है। और इसका मतलब जो है वो स्मूथ होता है, जिसको हम कहते हैं नहीं, मतलब नरम सा होता है। अच्छा, तो इसके फंक्शंस में आते हैं हमारे साथ, इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या है, लिपिड फॉर्मेशन, यहाँ पे लिपिड होती है।
देखो हम अक्सर खुश्की महसूस करते हैं सर्दियों के मौसम में, तो वो जो लिपिड होते हैं ना वो ऑयल्स पैदा करते हैं, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल से, वैक्सीज, कितने किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स है, ठीक है। तो बॉडी में वो सारे आपके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस। फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। अब देखो हमारी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे लिपिड बाइलेयर है, ठीक है ना। तो ये लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। दूसरा मेन काम क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। देखो जो भी ड्रग्स मेडिसन यूज़ करते हैं हम, तो वो लीवर को जाते हैं, उससे डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये बाहर भी हमारे बॉडी से निकलना होगा, तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हार्मफुल मटेरियल इनसे ख़त्म किए जाते हैं और फिर ब्लड में रिलीज़ होकर किडनी से फिल्टर होकर यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर जाते हैं। तो ये हमारे साथ किया है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करते हैं, ठीक है। साथ साथ में मसल कंट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्टोर कैल्शियम को स्टोर करते हैं। अब जब मसल कंट्रैक्ट होते हैं, हमारी सारी हम जो मूवमेंट करते हैं मसल कंट्रैक्शन की वजह से होती है ना, तो क्या होती है, ये आपके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। आपके जो माइक्रोफाइब्रिल में सर्कोमेयर सेल होते हैं, ठीक है, मसल सेल के अंदर, ठीक है, तो वो अंदर वहाँ पे चले जाते हैं और ये कंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल ये है कि ये मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प देते हैं, और हम कहते हैं नर्व इम्पल्स वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, तो उसमें भी कैल्शियम पोटाशियम आयन की चेंज होती है। तो ये भी और भी क्या है, अगर ऊपर नज़र नहीं आता है कि ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस, ये भी क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो हमारे साथ ये पूरा हो गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अगर इंटरेस्टिंग बातें बताऊँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो लोग ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बॉडी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिकदार भी ज़्यादा होती है। ये अक्सर लीवर में होता है, ठीक है, तो उसके लीवर सेल में बहुत ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो थोड़े से अल्कोहल पीने से उस पर असर नहीं करता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो उस पर आम जब बीमार होते हैं, आम मेडिसिन भी असर नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी इस तरह है आपके साथ। तो मेडिसिन में आते हैं तो वो भी आपके साथ क्या है, वो भी डिटॉक्सिफाई होते हैं, और जो हीलिंग पर्पज़ है तो वो उसमें इजीली इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत लेट हो जाती है। तो इसीलिए अल्कोहल्स आर हार्मफुल, ठीक है। तो ये बात इसमें आपके साथ ये है। अच्छा, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। साथ में ये भी मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ से जब लिपिड वगैरह बनती है, तो जब ग्लाइकोलिपिड बनते हैं या लिपोप्रोटीन बनते हैं तो गोल्गी एपरेटस में हीट ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर चैनल्स का,
वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारे साथ ये जो राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम का क्या फंक्शन है बॉडी में, यही जो हमने बड़ा प्रोटीन सिंथेसिस है। तो अभी इसके साथ ये हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ राइबोसोम्स। अच्छा जी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स क्या है? स्मॉल डेंस ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस, दानेदार ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस either freely dispersed in cytoplasm are attached with रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पेलेड ने 1955 में इसको देखा था, इसको डिस्कवर किया था। तो ये सबसे लास्ट ऑर्गेनेली है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, कि आप तकरीबन यानी 1,50,000 जो यानी RPM है, रिवॉल्यूशन पर मिनट फॉर 3 आवर्स। तो ये क्या है, वो मतलब पार्ट्स है, ठीक है, क्योंकि इस पर नो मेम्ब्रेन, वो सब्सटेंस है इस पर क्या होते हैं, नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम जो है इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये सबसे आखिर में जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, हम सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, हम सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल है उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, या मतलब सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सोल्यूशन में सेल्स है, ठीक है, तो वो सेल पहले बड़े बड़े पार्टिकल जो ऑर्गेनेलीज है वो सेपरेट होंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरह फिर थोड़े स्मॉल, सबसे स्मॉल जो है आपके साथ राइबोसोम तहनीशीन हो जाता है, बैठ जाता है, सेपरेट होता है। ठीक है, तो आपके साथ क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छा, तो ये आपके साथ क्या है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे, या आपके साथ जो अभी हमने बनाया था किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। लेकिन इसका फंक्शन ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन इसका क्या है, वही प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इससे पहले लेकिन इसके बाद चलो देखते डिस्कस करते हैं ये इसकी जो कंपोजिशन होती है।
तो ये आपके साथ इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन इनसे बना होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट 50% प्रोटीन से बना होता है, 50% RNA से बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, इक्वल अमाउंट इनसे बना होता है। अच्छा, राइबोसोम्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 पोर्शन होते हैं, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें टू पोर्शन यानी सब यूनिट, वन इज लार्ज ठीक है, दूसरा जो होता है सेकेंड इज स्मॉल। अच्छा, अगर हम यूकेरियोट में देखें तो राइबोसोम जो है दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी यूकेरियोट में भी, लेकिन यूकेरियोट में ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट में थोड़ा ये छोटा होता है। तो आपके साथ पहले हम यूकेरियोट की बात करें, इसमें बड़ा जो है वो 60 स्वीडबर्ग यूनिट से बना होता है, ठीक है। इसी तरह ये भी यूकेरियोट, दूसरा जो सेकेंड पार्ट है स्मॉल सब यूनिट है, वो क्या है 40 स्वीडबर्ग यूनिट। तो ये जाके आपके साथ 80 स्वीडबर्ग यूनिट बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है स्वीडबर्ग। स्वीडबर्ग क्या है, इसकी यूनिट है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, यह नज़र नहीं आ रहा है, चलो यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में आपके साथ जो लार्ज सब यूनिट है वो आपके साथ क्या है, वो आपके साथ 50s स्वीडबर्ग यूनिट, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो आपके साथ 30s। तो ये आपके साथ 70s बनाते हैं, तो थोड़ा स्मॉल होता है। तो स्वीडबर्ग क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट आपके साथ क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है वो किस स्पीड से बैठ जा रहा है, किस स्पीड से वो नीचे तहनशीन हो रहा है। तो इस स्पीड को मेजर किया गया है साइंटिस्ट ने, विच मेजर द टाइम विच इज 10⁻⁻13 सेकेंड। वो इस सेकंड में आपके साथ बैठ जाता है उस स्पीड से, ठीक है। यानी सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, इसके ज़रिए हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये जब हम रन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करता है,
जिसकी वजह से चीज़ें अकॉर्डिंग टू द साइज़ डेंसिटी वो नीचे बैठ जाते हैं, स्पीड से जाते हैं। तो बड़ी चीज़ें जल्दी बैठ जाती है, छोटी चीज़ें आराम से बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम की क्या है, वो 70 स्पीडबर्ग है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के लिए, और यहाँ ये क्या है यूकैरियोटिक राइबोसोम के लिए 80 स्पीडबर्ग है। ठीक है, तो हमारे साथ मतलब इसके क्या है, यानी दो पोर्शन है, दोनों को क्या है अटैच किया हुआ है बाई मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन उसमें ये काम करता है कि दोनों जो राइबोसोम है मैग्नीशियम आयन एंड एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होती है, दोनों को आपस में अटैच किए होते हैं। तो बोथ द पोर्शन, जो दोनों पोर्शन है, बोथ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, इसको कनेक्ट किया है, कनेक्ट बाय मैग्नीशियम आयन एंड एटीपी, इसमें एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो दोनों सब यूनिट है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, इस तरह वो आपस में अंदर चले जाते हैं, और यहाँ मैग्नीशियम आयन होता है और एटीपी इस्तेमाल होती है, उसको आपस में इस तरह रखते हैं। अच्छा, जब बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए के साथ आके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ना, तो ये आपके साथ क्या है, जब फॉर एग्जांपल ये आपके साथ मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, इस तरह स्मॉल लार्ज। तो ये आपके साथ ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये आपके साथ क्या है राइबोसोम्स, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीसोम्स। ठीक है, तो ये पॉलीसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह करते हैं, ट्रांसफर आरएनए ले आता है आपके साथ राइबो क्या है अमीनो एसिड, ये प्रॉपर अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करके यहाँ पर जो कोडान होते हैं, जो कि हर 3 कोडान जो है, हर मतलब कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो हर कोडान जो है वो एक अमीनो एसिड को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह करते हैं कि यहाँ पर आपके साथ प्रॉपर आपके साथ फॉर एग्जांपल पहला क्या है AUG, जो कि स्टार्ट कोडान है, ठीक है, इसको हम कोडान कहते हैं। ठीक है, एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन है, नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ठीक है, जो कि ये एक अमीनो एसिड को ज़ाहिर करता है। तो ये वो अमीनो एसिड सिर्फ यहाँ पर आएगा जो AUG ज़ाहिर करता है, तो मिथ्योनिन आएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर एक और कोडान है फॉर एग्जांपल AUU, तो ये जो अमीनो एसिड को एक्सप्रेस करेगा सिर्फ वो ट्रांसफ़र आरएनए वो अमीनो एसिड एक्सेप्ट करेगा यहाँ राइबोसोम उनसे। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ हैं UCG, तो UCG जो अमीनो एसिड को एक्सप्रेस करेगा वो ही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह ये सारा अमीनो एसिड आपस में मिलके एक पूरा प्रोटीन का चेन बनता है। ठीक है, आखिर में स्टॉप कोडान आके राइबोसोम रिलीज़ होता है और यहाँ पे प्रोटीन भी रिलीज़ होता है आपके साथ। तो जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि आपके साथ जो राइबोसोम होते हैं, आपके साथ जो राइबोसोम होते हैं वो तो या आपके साथ
यहाँ अटैच होते हैं राइबोसोम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या तो अटैच होंगे या इसी तरह पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, जो राइबोसोम फ्रीली डिस्पर्स है वो क्या बनाएगा, जो प्रोटीन बनेगा वो फंक्शन करेगा इनसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, तो ये वो सेल तैयार करते हैं, इन वो राइबोसोम से तैयार होते हैं जो कि फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि ये तो सेल के अंदर ही होते हैं, आरबीसी के अंदर ही होते हैं। लेकिन जिस प्रोटीन ने बाहर जाके, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स है जो कि बाहर जाना होता है, या पेंक्रियाटिक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है, पर यहाँ पे इसकी क्या होती है, सिंथेसिस ये वाला राइबोसोम करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पे पैक हो जाएंगे, फिर यहाँ से आके यहाँ गोल्गी एपेरेटस में मज़ीद इसकी मॉडिफिकेशन होगी और पैकिंग होगी, फिर आगे जाके वेसिकल की फॉर्म में सेल से बाहर निकलेंगे और सेल से बाहर फंक्शन करेगा। तो दो एंजाइम, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो मतलब आपके साथ जो गोनेड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये सारे यहाँ पे बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो आपके साथ जो एड्रेनल हार्मोन के कॉर्टेक्स पोर्शन पर जो हार्मोन है, तो वो सारे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही तैयार होते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम है, तो फिर वो बाहर सेल से खारिज होते हैं। या इस तरह पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि पेंक्रियाज से खारिज होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प देते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, जो कि दोनों आपस में रिलेटेड है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।